आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित से अध्याय 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म से महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। इसके अंतर्गत हमारे पास पहला प्रश्न है, अनुपातों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। तो इस पाठ के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। हमारे पास जो समीकरण युग्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो हमारे पास समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म में हमें x के गुणांक जो है a1 और a2, ऐसे y के गुणांक b1 b2 और अचर पद c1 c2 का हम अनुपात ज्ञात करते हैं, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। तो इन अनुपातों के अंतर्गत हमारे पास 3 प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यदि ये प्रतिबंध यदि किसी क्वेश्चन में यदि आता है तो ये होता है कि हमारे पास जो समीकरण युग्म जो दिए गए हैं इनका एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। और जो समीकरण से जो रेखाएं होती है या जो ग्राफ है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और समीकरण निकाय को हम संगत कहते हैं। ठीक है। और इसी के अंतर्गत हमारे पास दूसरा प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी और जो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा और जो समीकरण युग्म हैं उनको हम असंगत कहेंगे, असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। फिर इसी के अंतर्गत तीसरा प्रतिबंध होता है हमारे पास, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2, तो जो रेखाएं होंगी वो समपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होंगी और इस स्थिति में समीकरण निकाय का अपरिमित या अनेक हल होता है। ठीक है। और हम समीकरण युग्म को संगत और आश्रित कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 बातें आप लोगों को इस पाठ में ध्यान रखना है। पहला, दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। यदि 2 अनुपात बराबर, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। और जो तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो अपरिमित अनेक हल होंगे। और हल है मतलब वो निकाय संगत है और हल नहीं है तो वो निकाय असंगत है। ठीक है। अब हमारा जो पहला प्रश्न है उसको ध्यान देते हैं हम। यहाँ हमारे पास जो समीकरण युग्म दिया गया है वो है, पहला है 2x ऋण 3y बराबर 8। सबसे पहले तो इसको मानक रूप में लाएंगे, मतलब बराबर के बाद 0 लाना है हमें। तो ये जो 8 है इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो ये 2x ऋण 3y धन 8 का पक्षांतर -8 बराबर 0। वैसे ही दूसरा जो समीकरण है वो है हमारे पास 4x ऋण 6y बराबर 9। इसको यदि हम हल करते हैं तो ये होगा 4x ऋण 6y बराबर 9 है, पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदलेगा, -9 बराबर 0। अब यदि हम यहाँ पर तुलना करते हैं, हमारे पास जो मानक समीकरण है तो यहाँ पर a1 अर्थात x का गुणांक 2 होगा, फिर b1 अर्थात y का गुणांक -3 होगा और c1 अर्थात अचर पद है -8। उसी प्रकार a2 का मान निकालें तो a2 है 4, b2 निकालें तो ये कितना है y का गुणांक -6 और c2 बराबर हो गया -9। ठीक है। अब हम इन अनुपातों को ज्ञात करेंगे। तो पहला अनुपात निकालेंगे हम a1/a2 का। तो ये है हमारे पास 2/4। तो 2 1 कम 2, 2 2 4, 1/2 आया। वैसे ही b1/b2 यदि हम ज्ञात करते हैं तो ये b1 है -3 और b2 है -6, माइनस कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 आया। अब तीसरा अनुपात यदि हम ज्ञात करते हैं तो c1/c2। तो c1 कितना है
-8 और ये -9, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9 ये कैंसिल नहीं होते। अब हम देखते हैं कि यहाँ A1/A2 B1/B2 दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर आ रहा है हमारे पास B1/B2, लेकिन हम C1/C2 का मान देख रहे हैं तो ये इसके बराबर नहीं है, तो लिखेंगे हम C1/C2 बराबर नहीं है। तो जैसा कि हमारे पास जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध के अंतर्गत दूसरा प्रतिबंध कहता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होगी, समीकरण निकाय का हल कोई नहीं होगा और ये असंगत कहलाएगा। तो हमें जो प्रश्न पूछा था वो पूछा है संगत है या असंगत है, तो हम क्या बताएंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म जो दिया गया है वो है कैसा है, असंगत है, समीकरण युग्म असंगत है, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0 संगत है या असंगत है। पिछले प्रश्न जैसे ही है, यहाँ पर हम समीकरण युग्म को देखते हैं तो ये है हमारे पास पहला समीकरण दिया है हमें 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ बराबर 0 है, मानक रूप में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तथा दूसरा समीकरण दिया है हमें 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। तो यदि हम यहाँ पर मानक समीकरणों से तुलना, मानक समीकरण कौन कौन से हैं हमारे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, इनसे तुलना करें तो x का गुणांक A1 होता है, y का गुणांक B1 और अचर जो पद है वो C1। ये पहले समीकरण की तुलना हम पहले समीकरण से करते हैं। तो x के जगह यहाँ 5 है, यहाँ x के जगह A1 है, अर्थात A1 का मान हमें 5 मिलेगा। वैसे ही हम B1 को देखें तो y का गुणांक है, ये कितना है चिन्ह से -4, और C1 का मान यदि हम निकालते हैं तो अचर पद 8 है, धनात्मक है, ये धनात्मक धन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही दूसरे समीकरण की तुलना हम दूसरे समीकरण से करेंगे तो A2 का मान हमें मिलेगा 7, B2 का मान मिलेगा 6 और C2 का मान हो जाएगा -8 9, है ना। अब यहाँ पर भी हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो पहला अनुपात होता है A1/A2, A1 का मान 5 और A2 का मान 7, ये घटने वाला है नहीं, सारू गुणनखंड नहीं है इनका। वैसे ही हम B1/B2 ज्ञात करेंगे तो B1 का मान है -4, B2 का मान 6, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सारू गुणनखंड था, अर्थात 2 से दोनों को हम भाग दे दिए, तो ये हो गया -2/3। अब हमारे पास जो तीसरा अनुपात है वो है C1/C2, तो यहाँ C1 का मान 8 है और C2 का मान -9, तो ये हो जाएगा -8/9, ये भी, इसका भी कोई सारू गुणनखंड नहीं है। अब यदि हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यदि A1/A2 और B1, सबसे पहले इन दोनों अनुपातों की तुलना करना है, A1/A2 और B1/B2 की। तो हम A1/A2 और B1/B2 को देखते हैं तो ये दोनों के मान आपस में बराबर नहीं है, ये 5/7 है, -2/3 है, बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो अगला अनुपात हमें चेक नहीं करना है, यदि ये बराबर आता है तभी हम अगला अनुपात C1/C2 को देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर मिल गया तो संगत हो जाएगा और बराबर नहीं मिला तो असंगत। अब हमारे पास जो पहला ही अनुपात देख रहे हैं बराबर नहीं है, तीसरा हमें नहीं देखना है, तो हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि चूँकि यदि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो एक अद्वितीय हल होता है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं और ये समीकरण संगत होता है। तो हम लिखेंगे कि ये जो हमें पूछा है संगत है या असंगत है, तो सीधा आप बता सकते हैं संगत है। कारण क्यों संगत है, तो समीकरण का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, किसका, समीकरण युग्म का एक क्या है, अद्वितीय हल है, और हल है इसलिए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म ये जो हैं ये संगत है असंगत है।
पुराने ही प्रश्न जैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, पहला समीकरण दिया है 3x धन 2y बराबर 5 और जो दूसरा समीकरण है वो है 2x ऋण 3y बराबर 7। अब यदि हम यहाँ तुलना करते हैं तो इससे पहले बराबर 0 लाना होगा, मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे हम। तो यह है 3x धन 2y बराबर 5 का पक्षांतर -5 बराबर 0। और वैसे इस समीकरण को हल करने पर मिलेगा 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। अब ये मानक रूप में आ गया। हम यहाँ a1 का मान देखें तो ये हमारे पास 3 मिलेगा, b1 का मान 2, c1 का मान वैसे अचर पद -5, a2 का मान निकालें तो ये होगा 2, b2 का मान -3 और c2 अर्थात इसका मान है -7। अब हम यहाँ पर भी अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहला अनुपात a1 बटे a2, तो ये है 3 बटे 2, एक सार्वगुणनखंड नहीं है इसलिए इसका विभाजित नहीं होने वाला है, ज्यों का त्यों रहने देंगे। अगला अनुपात 2 बटे -3, इसको हम -2 बटे 3 लिख सकते हैं। और वैसे ही तीसरा अनुपात ज्ञात करें तो c1 बटे c2, तो ये -5 बटे यहाँ भी कोई सार्वभाजक नहीं है, माइनस कैंसिल 5 बटे 7 होगा। अब ये हम देख रहे हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों अनुपात, तो ये है 3 बटे 2, ये -2 बटे 3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटे b2। जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा अनुपात हम जिक्र ही नहीं करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण का एक अद्वितीय हल है, समीकरण का एक अद्वितीय हल है। ये हमारे पास पहला जो प्रतिबंध है उसके अंतर्गत है, इसलिए समीकरण युग्म संगत है, संगत है। यदि रेखाओं के प्रतिच्छेद होने की बात करें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अब हम अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास, x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4, इस समीकरण को हमें हल करने बोला गया है प्रश्न में। तो जब हम समीकरण हल करेंगे तो समीकरण हल करने का हमारे पास 2 विधि है, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। ठीक है, इसके अलावा भी और भी विधियां हैं, लेकिन हम सामान्यतः ये 2 विधियों से ही इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण दिए गए हैं वो है x धन y बराबर 5 और है 2x ऋण 3y बराबर 4। तो आप लोग चाहें तो प्रतिस्थापन से हल करें या विलोपन से हल कर सकते हैं, जब तक कि प्रश्न में ये ना बोला जाए कि आप, यदि स्पेशली बोला जाए कि प्रतिस्थापन से हल करें तभी आप प्रतिस्थापन से विशेष रूप से हल करेंगे, नहीं तो आप विलोपन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस गणित को प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम किसी भी एक चर का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास x धन y बराबर 5। तो मान लीजिए हम y का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो x का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर मिलेगा हमें 5, x का पक्षांतर वो करेंगे तो -x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3, ये y का मान है। इस y का मान हम समीकरण 1, चूँकि समीकरण 1 का चुनाव कर चुके हैं, समीकरण 2 बचा है, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो y के स्थान पर हम लिखेंगे 5 ऋण x। तो समीकरण 2 ये है हमारे पास, इसमें 2x की 2x -3y है, तो y के बदले हम लिखेंगे 3 की 3, y के बदले क्या आ जाएगा 5 -x और ये बराबर 4 है। इसको हम हल कर लेते हैं। 2x ऋण 3 का 5 के साथ गुणा, ऋण 5 दिया 15 हो जाएगा, ऋण और ऋण ये धन हो जाएगा, और 3 और x का गुणा 3x बराबर 4। अब ये 3x है, ये 2x है, सजाती पद है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2x और 3x को जोड़ेंगे टोटल 5x, इधर 4 है, -15 का पक्षांतर +15 हो जाएगा। तो ये 5x बराबर होगा 15 और 4 टोटल 19, x का मान निकालना है हमें, तो 5 का पक्षांतर करेंगे तो 19 बटे ये 5 हो जाएगा। इसका कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, अर्थात ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये x का मान हो गया। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 3 जो आया है हमारे पास वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिख सकते हैं यहाँ पर
ठीक है। तो ये हमारे पास है y बराबर 5 माइनस एक्स, एक्स का मान हम रखेंगे 19/5। तो ये बटे कुछ नहीं है, बटे 1 लगाकर लघुत्तम ले लेंगे हम। तो 5 और 1 इन दोनों का लघुत्तम 5 एकम 5, दोनों का गुणा करके लघुत्तम निकालें तो सीधे तिर्यक गुणा कर सकते हैं हम। 5 25 माइनस 19 एकम 19। तो y बराबर होगा 25 में यदि हम 19 घटाते हैं तो ये हमारे पास आएगा 6 और बटे में है 5। तो इस प्रकार समीकरण का जो हल मिल रहा है हमें, ठीक है, वो मिलता है x का मान 19/5 और y का मान मिल रहा है हमारे पास 6/5। ये उत्तर होगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला गणित है 5वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। इसको हल कीजिए। खास करके इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला जाता है परीक्षाओं में। तो जो हमारे पास प्रश्न है उसके अनुसार ये पहला समीकरण है हमारे पास x धन y बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल कर रहे हैं इस गणित को। तो ये जो समीकरण है इसमें हम कोई भी एक समीकरण लेंगे, जैसा कि हम इसके पहले वाले गणित में हम समीकरण 1 लेकर के पहले एक चर का मान निकाले थे, फिर दूसरे समीकरण में मान रखे थे, सेम वैसे ही यहाँ पर समीकरण 2 ले रहे हैं हम। तो समीकरण 2 है हमारे पास x ऋण y बराबर, कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं, चाहे पहला ले लें या दूसरा ले लें। तो x यदि हम y का पक्षांतर करें यहाँ तो 4, ऋण y का पक्षांतर धन y हो जाएगा। ये हो जाएगा अब हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब इसको यदि हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया था ये था, पहला समीकरण था क्या, ये है हमारे पास पहला समीकरण x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। तो यहाँ से हमने समीकरण 3 में x का मान हमने क्या ज्ञात कर लिए, 4 धन y। ये है हमारे पास समीकरण 1, ये है 2, ये है समीकरण नंबर 3। तो हम ये जो समीकरण 3 का मान है इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण, चूँकि हम समीकरण 2 का उपयोग किए थे अभी, है ना, तो हम अब समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, मान प्रतिस्थापित करने पर x के बदले हम लिखेंगे 4 धन y, ब्रैकेट में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, सामने धनात्मक है, प्लस y बराबर 14। ये भी y और y टोटल हो जाएगा 2y और ये है बराबर में 14। चूँकि हम 4 छोड़ दिए हैं, मतलब 4 का पक्षांतर करना है तो इसका चिन्ह धनात्मक है, इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 14 में 4 घटाएंगे तो 10 और यहाँ गुणा 2 है, पक्षांतर करेंगे तो बटे 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो y का मान हमें मिला 5। अब y का जो मान है इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं आप लोग। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 4 धन y के बदले हम लिखेंगे 5। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 धन 5, अर्थात टोटल हो जाएगा 9। तो इस प्रकार जो समीकरण का हल आ रहा है वो है समीकरण का हल, x का मान 9 आ रहा है और y का मान आ रहा है 5। ठीक है। तो ये जो गणित हम हल किए वो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल किए हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित करके मान रखे हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से जब हम हल करेंगे तो पहला समीकरण है x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। अब हम देखते हैं जब विलोपन विधि से हम गणित हल करते हैं तो या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक बराबर करना होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है। तो दोनों जगह हम y का भी गुणांक देखें तो बराबर है और x का गुणांक भी बराबर है। तो यहाँ हमें गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ सकते हैं क्योंकि y का चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम समीकरण नंबर 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4 जोड़ रहे हैं। तो इनके चिन्ह में बदलाव नहीं होगा, y का चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल हो जाएगा, x और x जोड़ करके 2x हो जाएगा, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो टोटल 18 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं ये हमारे पास मिल रहा है 2x बराबर 18। यदि x चाहिए तो 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो 2 बटे में हो जाएगा। तो ये होगा x बराबर 18
और बटे हो जाएगा हमारे पास कितना 2, तो ये होगा 2 9 18, तो x का मान आ गया हमारे पास 9। ठीक है, अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा y, x की जगह 9 रखेंगे तो 9 धन y बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा 14, 9 का पक्षांतर -9, तो y हो जाएगा 14 में 9 घटाएंगे तो 5। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर भी मान मिलेगा, x बराबर कितना मिल रहा है 9 और y बराबर 5, जो कि हमारे पास पहले भी आया था। ठीक है, तो इस तरह ये जो हल है वो है विलोपन विधि का। कौन सी विधि है ये? विलोपन विधि। और पहले जो हल किए हैं वो हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, चूँकि प्रश्न बोला है दो समपूरक कोण, तो हम मान लेंगे, माना दो समपूरक कोण, एक क्या है x है तथा दूसरा है y है। ठीक है, तो ये दो कोण हैं x डिग्री और y डिग्री के। ठीक है, तो दो समपूरक कोण x तथा y है। चूँकि ये समपूरक कोण है इसलिए इन दोनों का योग क्या होगा 180 अंश, क्योंकि समपूरक कोण उन्हीं को कहते हैं जिनका योग 180 अंश है। तो हम x और y दो समपूरक कोण माने हैं, अर्थात x धन y बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम मान लेते हैं बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। तो चूँकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, इसीलिए चूँकि बड़ा कोण हम x माने हैं और छोटा कोण y माने हैं, तो यदि हम छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दें तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दूसरा समीकरण मिलेगा, x बराबर y धन 18, मतलब x बड़ा है, कितना बड़ा है y से 18 बड़ा है, तो y के साथ मतलब जो छोटी संख्या उसमें 18 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये होगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें तो समीकरण 2 से x का मान कहाँ पर प्रतिस्थापित करना है हमें? समीकरण 1 में। क्या करेंगे हम? प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x के स्थान पर हम क्या रखेंगे बताओ? y धन 18, तो ये हो जाएगा y धन 18 और x के बदले लिख दिया हमने। अब उसके बाद धन y है तो धन y बराबर 180। अब ये y है दोनों सजाते जुड़ जाएंगे, इसका गुणांक 1 है, ये भी 1 है, टोटल 2y हो जाएगा बराबर 180। धन 18 का पक्षांतर -18 होगा। ठीक है, तो y बराबर होगा 180 में यदि हम 18 घटा देते हैं, 10 वैलेंस लेकर 10 में 8 घटाएंगे 2, ये 7 में घटाएंगे 6 और ये 1, और यहाँ गुणा 2 था, पक्षांतर करेंगे तो बटे 2 होगा। ये 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो इस प्रकार हमें y बराबर मिलेगा 81। अब ये जो मान है इसको समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में किसका मान रखना है हमें? y का मान रखना है। y का मान रखने पर मान यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा x धन y के बदले हम लिखेंगे 81, ये बराबर है 180। ठीक है, आगे इधर हल कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा x बराबर 81 का हम पक्षांतर करें तो 180 - 81, तो x बराबर हो जाएगा 180 में 81 यदि हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 10 में 9 घटाएंगे तो 9, और ये बचा 17 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो ये 9, मतलब 99। ठीक है, तो इस प्रकार समपूरक कोण हमें कौन कौन से मिल रहे हैं? समपूरक कोण पहला है 81 डिग्री का और दूसरा है 99 डिग्री का। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम मान लेंगे दो संख्या कौन कौन से मानेंगे? माना दो संख्याएं, एक x है दूसरा y है। ठीक है, अब प्रश्न के
अनुसार यदि हम चलते हैं तो प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो अंतर हमें कितना दिया है, 26 है। ठीक है, तो अंतर 26 है, मतलब अंतर मतलब घटाते हैं। ठीक है, तब हमें अंतर मिलेगा। तो ये x और y है, तो x और y का अंतर मतलब x से y यदि हम घटा दें तो ये 26 मिलेगा। ठीक है, और क्या बोला गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो चूँकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर x से y घटाते हैं तो 26 मिलता है, मतलब हम माने हैं कि x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या है। तो x जो होगी ये बड़ी संख्या है, तो x जो है और छोटी संख्या y है, तो y की 3 गुनी कौन होगी, x, मतलब संख्या x संख्या y की 3 गुनी है, मतलब y में 3 का गुणा करेंगे तो x के बराबर मिलेगा। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से हम x का मान यदि समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें तो प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 से किसका मान, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हमें मिलेगा, x के स्थान पर हम लिखेंगे 3y, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3y, और माइनस y पहले से है बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे, है ना, तो टोटल 3 में 1 घटाएंगे तो 2y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, अब यदि हम इसको आगे हल करते हैं तो हम y निकाल रहे हैं तो 2 का पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 26/2। तो 2 के पारे में 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y बराबर हमें मिलेगा 13। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, तो समीकरण 2 से हमें मिलेगा x बराबर 3 गुणा y के बदले हम लिखेंगे कितना आया हमारे पास y का मान 13, तो x बराबर 13 और 3 का गुणा करेंगे तो 39, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी मिल रहे हैं, एक तो हमें मिला 13 और दूसरी संख्या मिल रहा है हमें 39। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर होगा, 2 संख्या 13 और 39 है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए हम इतना ही हल करते हैं।